नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और हम उपस्थित हैं आपके लिए अपनी सुपर 30 सीरीज के साथ में, जिसमें हम जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम देख रहे हैं। तो साथियों, बाल विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हमने क्या किया था कि अपने 45 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और आज हम इस वीडियो में 46 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले सभी से निवेदन करेंगे, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए, जो ये क्वेश्चन है 46 नंबर, ये क्या कह रहा है देखते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? ठीक है, क्या व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? चार विकल्प दिए हुए हैं, गिलफोर्ड, स्किनर, क्रो एंड क्रो और वुडवर्थ। ये चार विकल्प दिए हुए हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा गिलफोर्ड, मतलब ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। साथियों, जो परिभाषाएं पूछी जाएंगी तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वही परिभाषाएं याद करनी पड़ेंगी। और एक वीडियो आपके लिए केवल परिभाषाओं से संबंधित अलग से बना दिया जाएगा, जिसमें हर टॉपिक की केवल परिभाषाएं ही रहेंगी, चाहे वो 2 वीडियो में कवर हो या 3 वीडियो में, केवल परिभाषाएं ही आपको बताई जाएंगी उन वीडियोज में, ताकि कोई भी ऐसी चीज आपकी परीक्षा से छूटने ना पाए। तो चलिए साथियों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका उत्तर उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। गिलफोर्ड इसका सही उत्तर है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा था? गिलफोर्ड ने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने इसके बारे में आपको बताया भी था जब हम टॉपिक आपको पढ़ा रहे थे, शिक्षण प्रतिमान हमने बताए थे। तो देख लीजिए, जो विकल्प दिए हुए हैं इसमें कह रहा है सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। तो ए में ब्रूनर है, बी में आसुबेल है, सी में ग्लेजर है और डी में गार्डन है। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। और ब्रूनर के सामने लिखा हुआ बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, आसुबेल के सामने लिखा हुआ है साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान, ग्लेजर के सामने लिखा हुआ है अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान और गार्डन के सामने लिखा हुआ है समप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान और 5वें नंबर में लिखा हुआ परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। ठीक है ना? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? आप लोग थोड़ा अनुमान लगाइए, हम भी आपको इसका उत्तर बताते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है ना? उम्मीद है सभी ने इसका अनुमान जरूर लगाया होगा। तो इसका जो ब्रूनर है, ब्रूनर ने साथियों दिया था समप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। क्या दिया हुआ था? समप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। तो ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ए का 4 किसमें है? इस विकल्प में है और डी विकल्प में है। तो ये तो कैंसिल होगा इधर से, है ना? मतलब बी और सी तो हो ही नहीं सकते, है ना? बी और सी तो हो ही नहीं सकते। अब ए और डी देखेंगे। अब इसके बाद आसुबेल को देखते हैं। तो आसुबेल ने दिया था अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान। आसुबेल ने क्या दिया था? अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान। तो इसका बी का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। तो बी का थर्ड इधर भी है और बी का थर्ड इधर भी है, तो हमें आगे देखना पड़ेगा। ग्लेजर का देखते हैं। तो ग्लेजर ने साथियों दिया था बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। ग्लेजर ने क्या दिया था? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया था। तो सी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। तो सी का फर्स्ट हम देखते हैं किसमें है। सी का फर्स्ट है इसमें, डी विकल्प में। अब इधर सी का सेकंड है, तो ये भी अब इधर से गलत हो जाएगा। मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी विकल्प हो जाएगा। तो उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक चीज और बची, गार्डन। तो अब इधर डी का सेकंड हो जाएगा। तो डी का सेकंड क्या है? साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान। तो गार्डन ने क्या दिया था? साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान। तो उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आ गई होगी। तो ब्रूनर ने दिया क्या? ब्रूनर ने दिया समप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। ब्रूनर ने क्या दिया? समप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। इसके बाद आशुवेल ने क्या दिया? अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान। ग्लेजर ने क्या दिया? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। गार्डन ने क्या दिया? साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान। तो ये आपको याद कर लेना है। हमारे आपको जो शिक्षण प्रतिमान वाला जो हमने टॉपिक आपको पढ़ाया था बाल विकास में, उसके वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा कि किसने कौन सा प्रतिमान बताया था। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। समस्या समाधान का प्रथम चरण है, क्या है? समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? तो
पहला विकल्प है समस्या की पहचान करना, दूसरा है परिकल्पना का परीक्षण करना, तीसरा है परिकल्पना का निर्माण करना और चौथा है आंकड़ा संग्रहण करना। ठीक है, तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको समझ में आ गया होगा कि ए विकल्प होगा इसका सही उत्तर। तो कैसे होगा, सबसे पहले जो समस्या समाधान के चरण हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो समस्या समाधान के कितने चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं समस्या समाधान के, जिसमें पहला चरण होता है क्या, समस्या की पहचान करना। क्या होता है, समस्या की पहचान करना। समस्या की पहचान करना होता है पहला चरण। और दूसरा चरण होता है साथियों क्या, परिकल्पना का निर्माण करना। ठीक है, मतलब इस समस्या को किस प्रकार हम हल करेंगे उसके बारे में सोचना, परिकल्पना का निर्माण, ठीक है, करना। ये हो गया दूसरा। अब इसके बाद तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा होता है तथ्यों का संकलन या आंकड़ा संग्रहण करना। क्या है, आंकड़ा संग्रहण या तथ्यों का संकलन करना। इसके बाद क्या है, चौथा, चौथा क्या है, परिकल्पना का परीक्षण करना। क्या है, परिकल्पना का परीक्षण करना। परिकल्पना का परिकल्पना का परीक्षण करना। तो साथियों इसके जो हमने कितने चरण देखे, 4 चरण देखे। कौन कौन से चरण देखे, जो पहला चरण हमने देखा साथियों, क्या देखा, पहला चरण देखा समस्या की पहचान करना। ठीक है, क्या देखा, समस्या की पहचान करना। इसके बाद दूसरा विकल्प क्या देखा, परिकल्पना का निर्माण करना। इसके बाद तीसरा विकल्प क्या देखा, आंकड़ा संग्रहण करना। और इसके बाद चौथा क्या देखा, परिकल्पना का परीक्षण करना। और इसके बाद पांचवा हमने क्या देखा, जो परीक्षण किया उसका मूल्यांकन करना। क्या है, मूल्यांकन करना, मतलब परीक्षण का जो परिकल्पना का जो परीक्षण किया हमने उसे लागू करके उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समस्या समाधान के 5 चरण हो जाएंगे। तो परिकल्पना का जो परीक्षण किया उसे अब लागू करके हम उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो इस तरीके से ये जो 5 चरण हो जाएंगे किसके, समस्या समाधान के। उम्मीद है सभी को ये चीज समझ में आई होगी। अब देखते हैं अगला विकल्प, अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होता है जब। क्या है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होता है जब। तो इसका हम देखते हैं विकल्प क्या है। ये विकल्प है बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। इसके बाद शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। सी है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। और पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। तो आप सभी लोग इसका उत्तर सोचिए, फिर हम बताते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। उम्मीद है सभी ने इसका उत्तर सोच लिया होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर साथियों क्या होगा, ए विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए विकल्प। क्या है ए विकल्प में, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का जब विकास होगा, जब उसके सभी पक्षों का विकास हो जाएगा तो साथियों स्वाभाविक है कि अधिगम प्रक्रिया बहुत ही उसकी अच्छे से होगी, मतलब अधिगम भी उतना ही प्रभावशाली हो जाएगा। तो उम्मीद है ये सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसा कि ब्लूम ने जो उद्देश्य बताए हैं अपने शिक्षण के, तो कौन कौन से, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक उद्देश्य बताए हैं। तो इसी से संबंधित है वो सभी। तो आगे अगर प्रश्न आता है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, हालांकि हमने आपको बता दिए हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। हमने बहुत ही अच्छे से आपको इसके बारे में बताया है। ये साथियों बहुत ही अच्छे से हमने आपको बताया है। तो चलिए देखते हैं। विकल्प क्या है, अन्वेषण। बी विकल्प है प्रस्तुतिकरण। सी विकल्प है तैयारी।
और डी विकल्प है सामान्यीकरण। तो अगर हम अब इधर से स्मृति स्तर के सोपान देखें, क्या देखें, इधर हम लिख देते हैं स्मृति स्तर, स्मृति स्तर, इधर क्या लिखेंगे, बोध स्तर, बोध स्तर, ठीक है। अब इसके प्रतिमान लिखते हैं हम इधर से, तो साथियों प्रतिमान लिख लेते हैं। पहला प्रतिमान इसमें प्रस्तावना, क्या है, प्रस्तावना। दूसरा प्रतिमान है प्रस्तुतिकरण, तीसरा प्रतिमान है स्पष्टीकरण तथा तुलना, स्पष्टीकरण तथा तुलना। चौथा प्रतिमान है सामान्यीकरण, चौथा प्रतिमान क्या है, सामान्यीकरण। और पांचवा प्रतिमान है प्रयोग, एप्लीकेशन जैसे हम कहते हैं, ठीक है ना। अब हम बोध स्तर के देखते हैं सोपान, तो इसमें क्या है, पहला अन्वेषण, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रस्तुतिकरण। तीसरा क्या है, आत्मीकरण। चौथा क्या है, व्यवस्था। और पांचवा क्या है, वर्णन। तो इस तरीके से जो ये स्मृति स्तर के सोपान हो गए और ये क्या हो गए, बोध स्तर के सोपान हो गए साथियों। तो अब आप देख रहे होंगे कि इसमें कौन सा जो सोपान है वो उभयनिष्ठ है। तो इसमें साथियों जो प्रस्तुतिकरण, ठीक है, क्या है, प्रस्तुतिकरण का जो सोपान है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, प्रस्तुतिकरण का सोपान उभयनिष्ठ है। तो उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आई होगी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। विकल्प देखते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद क्या है, सूझ का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत को दिया किसने था, स्किनर ने दिया था। किसने दिया था, स्किनर ने बताया था इस सिद्धांत के बारे में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, स्किनर ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अंग नहीं है ना। तो पहली है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, दूसरी है संकेतात्मक अवस्था, तीसरी है क्रियात्मक अवस्था और चौथी आंत प्रज्ञ अवस्था, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर आप लोग सोचिए क्या होगा, फिर हम भी बताते हैं। उम्मीद है सभी ने इसका उत्तर पता कर लिया होगा। तो इसका उत्तर है साथियों, क्या है, इसका सही उत्तर है आंत प्रज्ञ अवस्था। क्या है, आंत प्रज्ञ अवस्था जो ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसका अंग नहीं है। बाकी जो तीनों अवस्थाएं हैं ये ब्रूनर के सिद्धांत में के अंग हैं, ठीक है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अंग है, विकास के सिद्धांत का अंग है। तो ये आपको याद रखना है। तो जो आंत प्रज्ञ अवस्था होती है ये किसके सिद्धांत का है, तो ये होती है जीन पियाजे के सिद्धांत का। किसके, जीन पियाजे के सिद्धांत का अंग है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी अवस्था है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की, ठीक है ना, जो 4 से 7 वर्ष तक होती है, 4 से 7 वर्ष तक। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, इनका सही क्रम क्या है, ठीक है ना। तो अभी हमने
जो बोध स्तर बताया आपको ऊपर, ठीक है ना। तो यही इसका क्या है, सही चरण है। जो ये लिखा हुआ है आपका क्या है, अन्वेषण। इसकी जगह आपको कहीं कहीं खोज भी लिखा मिल जाएगा। तो अन्वेषण या खोज हो गया, फिर प्रस्तुतिकरण हो गया, फिर आत्मीकरण हो गया, फिर व्यवस्था हो गया और फिर वर्णन, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, सबसे पहले खोज हो जाएगा, मतलब फर्स्ट किसमें है, इसके जो विकल्प हैं इधर ए नंबर में साथियों, इधर जो ए विकल्प होगा, इधर इसको हम सही से देखते हैं कि क्या होगा। तो ए विकल्प हो जाएगा इधर से, क्या हो जाएगा, सेकेंड, हाँ ए विकल्प हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा फर्स्ट, फिर हो जाएगा थर्ड, और फिर हो जाएगा फोर्थ, फिर हो जाएगा फिफ्थ, इस तरीके से, ठीक है ना। ये विकल्प हो जाएगा। तो इधर से हम देखेंगे जब, तो पहला जो चरण होता है क्या होता है, अगर सबसे पहले देखें खोज होता है तो फर्स्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा क्या होता है, प्रस्तुतिकरण, तो सेकंड हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होता है बताइए आप, फिर होता है आत्मीकरण। क्या होता है, आत्मीकरण, तो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद संगठन, क्या हो जाएगा, संगठन, तो संगठन क्या है, चौथा है। और फिर इसके बाद पांचवा वाचन या वर्णन भी इसी को कहते हैं हम। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, इस तरीके से इसके विकल्प बन रहे हैं, बन रहे हैं ना। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, इस प्रश्न के हिसाब से इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न के हिसाब से इसका सी विकल्प क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद है ये सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्या है, एक ही क्रम में लिखा हुआ है। क्या है, ये एक ही क्रम में ये लिखा हुआ है। तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या क्या था, सबसे पहले था ज्ञान, ठीक है। दूसरे में क्या था, बोध। फिर इसके बाद तीसरे में क्या था, अनुप्रयोग, क्या था, अनुप्रयोग। फिर चौथे में क्या था, विश्लेषण, चौथे में था विश्लेषण। फिर पांचवें क्या था, संश्लेषण। और छठवें में क्या था, मूल्यांकन। तो अब आप इसी से इसका उत्तर पता कर सकते हैं। पहला है अनुप्रयोग, दूसरा है बोध, तीसरा है ज्ञान और चौथा अनुमूल्यन। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा साथी, बताइए। अरे इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, अनुमूल्यन। क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अनुमूल्यन। उम्मीद है सभी को ये समझ में आया होगा, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि संज्ञानात्मक क्षेत्र के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित कौन कौन सी चीजें होती हैं, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो इसके बाद आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, 55 नंबर। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, ठीक है ना। तो अधिगम के वक्रों के बारे में भी मैंने बताया था आपको। तो कौन कौन से वक्र बताए थे अधिगम के, अधिगम के मैंने आपको 4 प्रकार के वक्र बताए थे, जिसमें पहला वक्र क्या था, सरल वक्र, सरल वक्र, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या बताया था, उन्नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र। तीसरा क्या बताया था, नतोदर वक्र। और चौथा क्या बताया था, मिश्रित वक्र। तो अब इससे आप देख सकते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो इसका जो बी विकल्प है ये सही हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या कह रहा है, नहीं है पूछ रहा है, क्या है, नहीं है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न,
स्तंभ ए को स्तंभ बी से सुमेलित कीजिए। तो इधर थोड़ा सा क्वेश्चन साथियों डिस्टर्ब हो गया है, हम इसको देखे ले रहे हैं इस क्वेश्चन को सही से कि क्या है। तो जो ये सही प्रश्न है इसको हम देख रहे हैं साथियों, इसको हम अभी बताते हैं कि इसका सही क्या है। हाँ, तो इसका जो सही क्वेश्चन है साथियों क्या है, सबसे पहले ए नंबर में लिखा हुआ है एनिमल इंटेलिजेंस, इसके सामने लिखा है गेस्टाल्ट। क्या लिखा हुआ है? गेस्टाल्ट। तो हम इधर फिर से लिखे दे रहे हैं, क्या है? एनिमल इंटेलिजेंस, सामने क्या है? गेस्टाल्ट। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? पुनर्बलन की अनुसूची। तो हम शॉर्ट में अभी लिखे दे रहे हैं साथियों आपको, क्योंकि इधर सामने लिखा हुआ है पुनर्बलन की अनुसूची। तो इसके सामने क्या है? पियाजे। क्या है? तो इसके बाद तीसरा क्या है? सारगर्भिता का नियम। तो इधर हम सारगर्भिता लिखे दे रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो सारगर्भिता का नियम, इसके सामने क्या लिखा हुआ? थार्नडाइक। थार्नडाइक। ठीक है, और चौथा क्या है? अनुकूलन। तो अनुकूलन के सामने क्या लिखा हुआ है? स्किनर। क्या लिखा हुआ है? स्किनर। तो उम्मीद है ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड, और ये हो जाएगा फोर्थ। ठीक है ना? तो इस तरीके से इसके विकल्प और सामने जो चीजें लिखी हैं वो हमने आपको बताया। अब देखते हैं आगे इसके उत्तर को। तो साथियों हम आपको बता दें, एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसने लिखी? थार्नडाइक ने लिखी है। तो ए का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। तो ए का थर्ड किसमें है साथियों? ए का थर्ड किसमें है? ए का थर्ड है सी विकल्प में। तो इसका साथियों सी विकल्प ही सही हो जाएगा, क्योंकि ए का थर्ड किसी में नहीं है। और इससे हमें अदर विकल्प भी पता चल जाएंगे किसका क्या होगा। तो ए का थर्ड मतलब एनिमल इंटेलिजेंस जो हो जाएगा थार्नडाइक हो जाएंगे। अब इसके बाद बी का फोर्थ है पुनर्बलन, हो जाएगा स्किनर। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। सारगर्भिता क्या हो जाएंगे? गेस्टाल्ट। और अनुकूलन क्या हो जाएंगे? पियाजे। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आई होगी और इसके विकल्पों के बारे में भी सभी को समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, क्या कह रहा है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किससे संबंधित है? तो साथियों ये विकल्प देखते हैं। एकीकरण का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो अगर हम इससे इसका उत्तर जानने की कोशिश करें तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो इसका मतलब क्या है? विकास निरंतर चलती है। क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब निरंतर शब्द से हम इसका उत्तर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? निरंतरता का सिद्धांत। क्या हो जाएगा? निरंतरता का सिद्धांत इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? तो 25वें संशोधन, 52वें संशोधन, 22वें संशोधन और 86वें संशोधन। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी विकल्प हो जाएगा। क्या? डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। 86वें संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। यह जो 86वां संशोधन है कब लाया गया? 2002 में। कब लाया गया? 2002 में लाया गया, जो कि क्या है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। किसके अधिकार से? शिक्षा के अधिकार से। शिक्षा के अधिकार से ये संबंधित है। और आगे आगे इसमें क्या है? अनुच्छेद जोड़ा गया 21A। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 21A। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें कहा क्या गया? इस अनुच्छेद में क्या कहा गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को, क्या है? 6 से 14 साल तक के बच्चों को, 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देनी होगी राज्य को। किसको? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
अनिवार्य शिक्षा राज्य प्रदान करेगा। 21 में ये कहा गया। तो उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आई होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 59वां। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका मैं पहले ही बता चुका हूं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकडूगल। ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, क्या है? विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है? पहला विकल्प है बाल्यावस्था, दूसरा है प्रौढ़ावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है शैशवा अवस्था। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? बाल्यावस्था। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? बाल्यावस्था हो जाएगा। तो कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को ही संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो उम्मीद है आज के ये क्वेश्चन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे और सभी को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी आपके लिए इस प्रकार के वीडियो बनाने का मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।